Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 2, era of one party dominance. जो पिछला जो चैप्टर है वो मैं YouTube पे करा चुका हूँ और ये जो चैप्टर है उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। सेम इसी चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये है इंट्रोडक्शन पार्ट 1, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है और आने वाली जो वीडियो हैं उनमें हम पूरे चैप्टर को कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर है वो कराएंगे। टॉपिक वाइज आपको वीडियो हैं वो देखने को मिलेंगे। पहला जो टॉपिक आता है वो आपका आता है क्या, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो आ रही हैं। इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश करने में कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ रही है, ये टॉपिक है और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन चीज़ों को आप डिटेल में चाहते हो तो आप हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए एक जो डेमो वीडियो मैंने बना रखी है, कैसे अपने बैच को परचेज़ करना है, कैसे क्या करना है, वो जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसमें मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से कराता हूँ, मतलब आपको अलग से जो चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी फिर। चलिए, इंडिया वॉज बॉर्न, इंडिया का जब जन्म हुआ तो कंडीशन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, या मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी इंडिया की। उसी समय वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था और जो कोल्ड वॉर है वो चला हुआ था और जो विश्व है, जो वर्ल्ड है, वो डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स या 2 जो मेन जो कंट्री होती थी उनमें डिवाइड था। एक यूएसए और एक यूएसएसआर में बटा हुआ था। बिगनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट के जो शुरुआत में जो था वो सबसे मेन जो चैलेंज था वो था नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण को की प्रमुख चुनौती थी कि भाई कैसे एक नेशन को बिल्ड किया जाए, राष्ट्र का कैसे निर्माण किया जाए, भारत एक कैसे एक डेवलप कंट्री है वो बन के सामने आए। ये एक मेन प्रॉब्लम थी। आज़ादी की जब शुरुआत हुई तो हमारे सामने जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी नेशन बिल्डिंग की। मैनी वर्ल्ड लीडर्स, काफ़ी ज़्यादा जो वर्ल्ड्स के जो लीडर थे उनका कहना था कि इंडिया को कुड नॉट अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी, की इंडिया को जो लोकतंत्र है वो अपनाना नहीं चाहिए, जो डेमोक्रेसी है उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसको सबसे पहले अपनी जो नेशनल यूनिटी है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, राष्ट्रीय एकता के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है वो आपको देखने को मिलती थी। कल्चर को लेके, रिलीजन्स को लेके, लैंग्वेज को लेके, रीजन्स को लेके काफ़ी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी थी, विविधताएं थी, वो देखने को मिलती थी। तो इंडिया को सबसे पहले मेन जो प्रायोरिटी थी भारत की वो क्या थी? वो राष्ट्रीय एकता थी। डेमोक्रेसी विल बी इंट्रोड्यूस, जिस देश में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया है या जब इंडिया डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करेगा अपने देश में तो इसकी वजह से क्या होगा? डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, भेदभाव होंगे। डिफरेंस का मतलब होता है भेदभाव एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, कि भारत के अंदर जो विवाद हैं और जो भेदभाव हैं वो बढ़ जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, ये बताया गया। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड 1947 के जो दौरान, ठीक है ना, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड मैनी कंट्री फ्रीडम, ठीक है ना, बहुत सारे जो देश हैं वो आज़ाद हुए थे। मैनी कंट्री वॉज फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनिज्म, जो उपनिवेशवाद है उससे काफ़ी ज़्यादा जो देश हैं वो आज़ाद हुए थे। किसकी बात कर रहा हूँ? 1947 के दौरान की बात कर रहा हूँ भाई, जिस समय इंडिया आज़ाद हुआ था। चाहे इससे 2 साल या 3 साल ऊपर लगा लीजिए या फिर इसके नीचे लगा लीजिए, या मैं कहूँ कि 1940 और 50 के दशक में, 1940 और 50 के जो डिकेड्स था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो देश थे वो आज़ाद हुए थे। और किससे आज़ाद हुए थे? वो उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए थे, कॉलोनिज्म से आज़ाद हुए थे, कि कोई ना कोई यूरोपियन या अमेरिकन जो पावर थी उन्होंने किसी न किसी देश के ऊपर कब्जा कर रखा था। जिस देश के ऊपर कब्जा कर रखा था, ठीक है ना, उनको उन्होंने क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। तो वो कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, उसको उपनिवेशवाद बोलते हैं बेटा। दे अडॉप्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स, और उन्होंने
अलोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली थी उसको अडॉप्ट किया। जैसे पाकिस्तान है, उसने नॉन डेमोक्रेटिक जो रूल है उसको अडॉप्ट है वो किया बेटा। आगे देखिए, द कंडीशन इन इंडिया, जो भारत की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी इंडिया की, वर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट वेरी डिफरेंट, कि इंडिया की जो कंडीशन थी वो डिफरेंट नहीं थी, वो भी वैसी ही थी जो देश आज़ाद हुए थे उस समय। जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है ना, चाइना आज़ाद हुआ, तो जो इंडिया की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल सेम थी इन देशों की तरह, कोई अलग नहीं थी। और जो इंडिया के जो लीडर्स डिसाइडेड, जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया टू टेक द मोर डिफ़िकल्ट पाथ, एक कठिन रास्ते को चुनने का, एक कठिन रास्ते को चुनने का जो फैसला वो किया, एक कठिन रास्ता चुना, एक कठिन रास्ता चुना। किसने? जो भारतीय जो लीडर्स थे उन्होंने। लीडर्स अडॉप्ट द डेमोक्रेसी, कठिन रास्ता क्या था वो, उन्होंने डेमोक्रेसी को क्या किया, अडॉप्ट किया। उसको पहली जो प्रायोरिटी है वो दी किसको, कि हम जो डेमोक्रेसी है उसको अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज ए प्रॉब्लम, जो भारतीय जो लीडर्स थे वो राजनीति को एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखते थे, कि जो पॉलिटिक्स है वो एक प्रॉब्लम नहीं है। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज ए प्रॉब्लम, की जो राजनीति है वो एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो एक रास्ता है। क्या वो तो एक रास्ता है किसका, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का एक रास्ता है। एज ए वे का मतलब होता है ये क्या है, कि रास्ता है, किन को सुलझाने का, जो भी समस्याएं जो आ रही हैं उनको सुलझाने का एक रास्ता है। जैसे नेशनल लेवल के ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, राज्यों के अंदर स्टेट गवर्नमेंट होगी, और नीचे जो लोकल जो गवर्नमेंट है वो रूल करती है, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से जो सॉर्ट आउट है वो किया जा सके। आगे बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड, जो इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया वो किया 26 नवंबर 1949 को। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, एंड साइन, और इंडिया ने जो उसके ऊपर जो साइन किया, जो भारतीय जो लीडर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो नेता थे, उन्होंने 24 जनवरी 1950 को उसके ऊपर साइन किया, और इसको जो इफेक्टिवली या उसको प्रभाव में किया या इसको अप्लाई किया, अप्लाई ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जैन 1950 को इसको अप्लाई कर दिया गया भारत में, ठीक है, भारत में इसको लागू कर दिया गया एट दिस टाइम पीरियड। और इस समय हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, रूल द कंट्री, भारत के अंदर जो शासन जो कर रही थी वो इंटरिम गवर्नमेंट कर रही थी। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो 1946 में बनी थी, और इसके जो हेड थे या जो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंटरिम गवर्नमेंट के। आगे देखिए, इट नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, उस समय के लिए बहुत ज़रूरी हो गई थी। इट वॉज नेसेसरी, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी उस वक्त, जो समय की जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो क्या थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। उस समय लोगों का मानना था, या उस समय लोगों की डिमांड बनी हुई थी कि हमारे देश में एक निर्वाचित जो सरकार है वो चलनी चाहिए, जो डेमोक्रेटिक रूप से चुनी जाए, ठीक है ना, कि हमारे देश में इलेक्शन हो और जो लोग जिनको चुने और वो जाकर सरकार हम वो चलाएं। ये उस समय काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई थी, ज़रूरी हो गई थी, उस वक्त की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी उस समय। इन 1950, जनवरी 1950, अब ये कितनी तारीख को ये आपको बताना है, दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क, ये डेट आपको बतानी है कि कब इलेक्शन कमीशन वॉज सेटअप, कि इलेक्शन कमीशन का जो गठन है वो हुआ। सेटअप का मतलब है कि गठन किया गया इसका। जो पहले जो थे वो थे सुकुमार सेन, जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे आपके सुकुमार सेन, और एट प्रेजेंट हैं वो हैं राजीव कुमार। वो कौन है, वो हैं राजीव कुमार। आगे देखिए,
द कंट्री वर एक्सपेक्टेड, जो कंट्री थी, जो देश था, जो हमारा जो देश है उसको उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड उम्मीद थी, जर्नल इलेक्शन हेल्ड इन 1950 की उनको एक उम्मीद लगी हुई थी कि हमारे देश में जो पहले जो इलेक्शन होंगे वो 1950 में ही हो जाएंगे। बट कुछ जो प्रॉब्लम है वो फेस की जा रही थी, बट सम प्रॉब्लम वर फेस। क्या क्या प्रॉब्लम थी? साइज ऑफ कंट्री, कि हमारे देश का जो आकार था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इलेक्ट्रोल रोल्स, वोटिंग लिस्ट, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा, इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो लग रहा था। इलिटरेसी, कि हमारी मोस्टली जो जनसंख्या थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो इलिटरेट थी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वोटर लिस्ट पब्लिश, जैसे ही पहली जो वोटर लिस्ट है वो पब्लिश हुई, नियरली 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्ड, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था इन द लिस्ट। इस लिस्ट में लगभग 40 लाख महिलाओं का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। एंड मैनी एरर फाउंड्स, और काफ़ी ज़्यादा जो समस्याएं हैं, काफ़ी ज़्यादा जो एरर्स हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा जो गलतियां हैं वो आपको इस लिस्ट में देखने को मिली। जैसे किसी का नाम गलत हो गया, किसी का पति का नाम गलत हो गया, किसी के फादर का नाम गलत हो गया, किसी की फ़ोटो है वो गलत आ गई। तो काफ़ी ज़्यादा जो एरर्स हैं वो आपको देखने को मिले। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल, इतने बड़े लेवल के ऊपर, इतने बड़े स्केल के ऊपर अब तक पूरे विश्व में इलेक्शन है वो नहीं हुए थे। वर्ल्ड बिफोर, अब तक इतने बड़े लेवल के ऊपर पूरे विश्व में अब तक इतने बड़े लेवल के ऊपर जो इलेक्शन है वो नहीं हुए थे जो भारत में हो रहे थे। ठीक है ना, जो भारत में जो इलेक्शन हो रहे थे इतने बड़े लेवल के ऊपर आज तक कभी भी इलेक्शन है वो नहीं हुए। क्लियर है इतना? अब आगे देखिए, नंबर्स ऑफ वोटर हमारे देश में कितने थे? 17 करोड़ थे। कितने थे? 17 करोड़ थे। इन 17 करोड़ में से केवल और केवल 15% वोटर ही क्या थे? लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। नंबर ऑफ एमएलए कितने इलेक्ट किए जाने थे? 3200, और एमपी 489, 489। हमारे देश में मोस्टली जो जनसंख्या थी वो इलिटरेट थी, अनपढ़ थी। तो उसके लिए एक स्पेशल जो मेथड है, इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ए स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग, कि इतनी ज़्यादा इलिटरेसी की वजह से जो इलेक्शन कमीशन थे उसको सोचना पड़ा एक स्पेशल मेथड। ठीक है ना, एक स्पेशल मेथड है वो सोचना पड़ा वोटिंग के लिए, कि भाई सभी जो लोग हैं वो वोटिंग कर सकें। एक ऐसा मेथड है, एक इजी मेथड है वो होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 3 लाख ऑफिसर्स को, कितने लाख? 3 लाख जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन किया। 3 लाख ऑफिसर एंड पुलिंग स्टाफ कंडक्ट द इलेक्शन ऑल ट्रेंड। लगभग 3 लाख ऑफिसर और जो पोलिंग जो स्टाफ है उनको इलेक्शन कमीशन ने ट्रेंड कर दिया। पूरी तरीके से जो चीज़ें थी वो समझाई कि इलेक्शन कैसे होगा, वोटिंग कैसे करवानी है। लोगों को भी समझाने के लिए उन्होंने बोला कि आप लोगों को अवेयर कीजिए अपने अपने लेवल के ऊपर, अपने अपने रीजन्स के अंदर आप लोगों को बताइए इलेक्शन है वो कैसे होगा। ये जो चीज़ें हैं वो बताई गई। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो पहला जो जनरल इलेक्शन था, टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र का इम्तिहान था। टेस्ट का मतलब होता है कि इम्तिहान था। डेमोक्रेसी इन पुअर एंड इलिटरेट कंट्री, ये डेमोक्रेसी का इम्तिहान था। हमारे देश में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो एक तरीके से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का इम्तिहान था या लोकतंत्र की परीक्षा थी, कि आज तक जो डेमोक्रेसी है वो गरीब, पुअर का मतलब होता है गरीब, और इलिटरेट अशिक्षित देशों में नहीं था। जो डेमोक्रेसी थी वो अशिक्षित या जो अनपढ़ जो देश थे या जो गरीब जो देश थे उनमें नहीं था। तो ये पहली बार हो रहा था, ये टेस्टिंग थी। एट दिस टाइम, इससे पहले या इसी समय जो डेमोक्रेसी थी वो केवल और केवल मेनली फाउंड इन रिच कंट्री, मेनली जो फाउंड होती थी वो अमीर देशों के अंदर है, वो आपको देखने को मिलती थी।
कहाँ पे देखने को मिलती थी? जो रिच कंट्री होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती थी, जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इन देशों के अंदर आपको देखने को मिलती थी। बिकॉज एवरी वन वॉज लिटरेट, क्योंकि यहाँ पे सभी जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे। बट दैट टाइम मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, उस समय काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज थी यूरोप की, उनमें हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स। जो उस समय बहुत सारी जो वुमेन थी, टू ऑल वुमेन, उस समय बहुत सारी जो वुमेन थी, या मैं कहूँ कि ऑल वुमेन, टू ऑल वुमेन, जो सभी जो महिलाएं थी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। वोटिंग राइट्स हैं वो उनको दिए नहीं गए थे यूरोप के अंदर। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया में ऐसा था या नहीं था। तो इसके लिए आपको पार्ट 2 है वो देखना पड़ेगा आपको हमारा, कि इंडिया के अंदर क्या महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, या जो इलेक्शन है वो सक्सेसफुल रहे या नहीं, या कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो आपको कंप्लीट समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन बेटा।